नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्रैवल में। मैं आप सभी का मित्र उपस्थित हुआ हूँ फिर से आपके सामने यूनियन बजट 2024-25 को लेके, जो कि आज देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज संसद में पेश किया गया है। ये मोदी गवर्नमेंट की 2004 से अभी तक के कार्यकाल को देखा जाए तो ये इनका 11वां बजट है और निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट है, जो कि लगातार ये 7वीं बार बजट संसद में उन्होंने आज पेश किया, यानी कि 23/7/2024 को। तो वित्त मंत्री जी ने अपने 83 मिनट के स्पीच में लगभग 48 लाख करोड़ का बजट को पेश किया। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं कि जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं तो किस मिनिस्ट्रीज को कितना का फंड एलोकेट हुआ है। तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर है डिफेंस मंत्रालय। डिफेंस मंत्रालय को लगभग 6.2 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। उसके बाद है रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को लगभग 2.78 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। उसके बाद है रेलवे को लगभग 2.55 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। उसके बाद है उपभोक्ता मंत्रालय को लगभग 2.23 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। उसके बाद है होम अफेयर्स को लगभग 2.19 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय, जिसको 1.80 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। उसके बाद है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय को लगभग 1.68 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर मंत्रालय को लगभग 1.32 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन मंत्रालय को लगभग 1.37 लाख करोड़ आवंटित हुए हैं। तो चलिए हम आगे जानेंगे कि सरकार का जो मेन फोकस है वो किन किन बिंदुओं पे है, और अंत में हम जानेंगे कि आखिर मिडिल क्लास जो सैलरीड क्लास है उसको इस बजट से क्या मिला, और उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसी कुछ खास चीजों के बारे में कि क्या चीजें सस्ती हुई और क्या महंगी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री जी ने जिन 9 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जोर दिया है उसमें से सबसे पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रेसिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मर्स वेलफेयर। तो इसमें सरकार ने आवंटित किए हैं 1.52 लाख करोड़, और इसके अंतर्गत जो है 36 तरह के जो क्रॉप्स हैं उसमें 109 तरह की वैरायटीज को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि जिसपे मौसम का कोई मार सहने की क्षमता होगी और उनकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होगी। तो उसके बाद से है जो 1 करोड़ जो किसान है उनको नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ पे किसी भी तरह के कीटनाशक और या जिस तरह से फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो जो डिपेंडेंसी है ये केमिकल्स पे खेती के लिए उस पर कम करने के लिए और ऑर्गेनिक चीजें उत्पादन करने के लिए जो किसानों को है प्रोत्साहित किया जाएगा। और उसके बाद से है जो सरकार की जो मंशा है वो खाने के तेल और जो पल्सेस है उसमें आत्मनिर्भर होना चाहती है। तो मेजर पर्सन ऑफ द जो इसका बजट है उस पर खर्च किया जाएगा, ताकि जो इंडिया है, भारत जो है वो दूसरे देशों पे इंपोर्ट्स पे निर्भर ना रहे और अपने देश में जो कंजम्पशन के लिए खाने के तेल और जो पल्सेस होते हैं उसका प्रोडक्शन खुद कर पाए। उसके बाद से सरकार जो है एक ऐसा क्लस्टर्स बनाना चाहती है जहाँ पे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स में ज्यादा फासला ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली में कंज्यूमर्स है वेजिटेबल्स के, और उसका जो प्रोडक्शन होगा एडजॉइनिंग एरियाज में होगा जहाँ पे किसान है, तो अगल बगल के खेतों में वेजिटेबल्स का उत्पादन होगा और डायरेक्ट मार्केट में लेके आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है इस बजट में। उसके बाद से है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। दूसरे नंबर पे है एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग। इस पे सरकार का जो बहुत ज्यादा जो है, इसके अंतर्गत सरकार जो है पहले मंथ का जो वेज है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनमें उनको पहले मंथ का जो वेज है वो सरकार देगी, और ये टोटल जो इसकी सीमा होगी 15,000 रुपए होंगे, और ये जो है 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाने वालों तक के लिए ही होंगे। अगर उससे ज्यादा कोई किसी की सैलरी है तो उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद से है स्किलिंग प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 20 लाख युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा और 1000 जो ITIs हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद से इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज। इसके अंतर्गत इंडिया के जो 500 टॉप कंपनीज है उसमें जो है युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्हें 5,000 रुपए की सालाना नहीं मंथली असिस्टेंस भी मिलेगा, कि सहायता 5,000 रुपए की पर मंथ उनको सहायता राशि दी जाएगी, और वन टाइम पेमेंट ऑफ 6,000, मतलब कि फर्स्ट उन्हें 6,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद से प्रति महीना 5,000 रुपए की सहायता उनको मिलेगी।
और ये जो ड्यूरेशन होगा वो ये 1 साल के लिए होगा और ये लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की योजना सरकार की है। इसके अंतर्गत ये जो इंटर्नशिप का जो कॉस्ट होगा वो कंपनी खुद उठाएंगी और इसके लिए वो अपने CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें से उसका जो 10% हिस्सा है वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद है जो युवाओं के लिए सरकार जो है जिन्होंने अभी तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाया उन्हें सरकार 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन देगी सिर्फ डोमेस्टिक के लिए, मतलब इंडिया में आप कहीं भी जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, अपना हायर एजुकेशन ले सकते हैं और उस लोन पे जो ब्याज होगा उसका 3% सरकार खुद चुकाएगी। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो था इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। इसके अंतर्गत एक प्लान को फॉर्मुलेट किया गया है जिसका नाम दिया गया है पूर्वोदय, यानी कि जो पूर्व की जो मेन स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश हो गया, इन पे खास इम्पोर्टेंस दी गई है। इसके अंतर्गत बिहार की बात करें तो लगता है कि बिहार के भाग्य खुल गए हैं। जो राज्य अभी तक सस्ता लेबर अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में सप्लाई करने के लिए जाना जाता था, लगता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सरकार ने कमर कस ली है और वहाँ पे बहुत कुछ होने जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं बिहार के लिए। तो बिहार में पटना पूर्णिया पे एक एक्सप्रेस, पटना को पूर्णिया से लिंक करते हुए एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उसके बाद बक्सर से भागलपुर को लिंक करते हुए एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उसके बाद बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एंड सुपौल को कनेक्ट करते हुए एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उसके साथ ही एक 2 लेन का ब्रिज बक्सर में गंगा नदी के ऊपर बनाया जाएगा जिसका जो टोटल कॉस्ट है वो 26,000 करोड़ का होने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो बिहार के परनैती में एक पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जो कि 2400 मेगावाट का होगा और जो उसके टोटल कॉस्ट आएगा वो है 21,400 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि इस बजट में बिहार जैसे राज्य को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके बाद से जो बिहार में है मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, न्यू एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, उसके बाद से स्पोर्ट्स के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और नए नए स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। उसके बाद से है फ्लड मैनेजमेंट, जो बिहार में एक सबसे ज्यादा जो जिस चीज को झेल रहा था, जो कि उसके जो एरियाज हैं जो नेपाल से कोसी नदी आती है उसकी वजह से आधा बिहार जो डूबा रहता है पानी से, तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी सरकार ने पहल की है। इसके अंतर्गत जो है 11,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए। उसके बाद जो है नालंदा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जाएगा और वहाँ पे सब कृषि कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें कि बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको अयोध्या और काशी विश्वनाथ के टेम्पल के समान ही एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा। उसके बाद से आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में सरकार ने 15,000 करोड़ का आवंटन दिया है अमरावती को कैपिटल सिटी के तौर पे डेवलप करने के लिए और वहाँ पे जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट था उसको भी कंप्लीट करने का आश्वासन केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को दिया है। उसके बाद से आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में भी सरकार का खास बल होने वाला है। उसके बाद जो सरकार का मेन फोकस होने वाला है वो है अर्बन डेवलपमेंट में। इसके अंतर्गत जो गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए सस्ता आवास प्रोवाइड करने की योजना है और रूरल एरियाज में भी लगभग 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास देने की योजना है। उसके बाद आता है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत सरकार जो है वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाहती है, सफिशिएंट होना चाहती है उनका प्रोडक्शन को लेकर। तो इसकी जो टोटल जो इनकी निर्भरता है वो न्यूक्लियर और सोलर पे ज्यादा रखना चाहती है। इसके लिए जो स्मॉल रिएक्टर्स हैं उसको डेवलप करने पे जोर दिया जाएगा और सोलर एनर्जी यानी कि प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना को है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रिस्पॉन्स पहले फेज में आया था सरकार उससे काफी उत्साहित है और इसको और आगे लेके जाना चाहती है। उसके बाद से जो मेन फोकस है वो रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सरकार कहीं से भी पीछे नहीं जाना चाहती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है। उसके बाद से जो आया इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसके लिए भी सरकार 1 लाख करोड़ का फंड आवंटित किया है
और इनका जो मेन फोकस है वो इनोवेशन पे काफी रहने वाला है, इनोवेशन एंड रिसर्च पे काफी रहने वाला है। उसके बाद से है न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स। तो सरकार जो है रिफॉर्म्स में भी कहीं से भी पीछे नहीं रहना चाहती है, और वो रिफॉर्म्स जो भी देश के लिए उचित होगा वो लेके आएगी। इसके लिए जो सरकार जो है वो संकल्पबद्ध है, ऐसे बजट से ये झलकता है। तो चलिए हम लोग उसके बाद जान लेते हैं कि इस बजट से सैलरीड क्लास को क्या मिला है और टैक्स स्लैब्स जो है उस पर क्या चेंजेस आए हैं। तो उसमें 0 से 3 लाख कमाने वाले जो लोग हैं उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख जो कमा रहे हैं उन पे 5% का टैक्स होगा। 7 से 10 लाख जो कमा रहे हैं उन पे 10% का टैक्स होगा। उसके बाद 10 से 12% जो कमा रहे हैं उन पे 15% का टैक्स होगा। 12 से 15 लाख वालों पे 20% का टैक्स होगा, और 15 से ऊपर जो कमाने वाले लोग हैं उन पे 30% का टैक्स होगा। तो चलिए इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो सबसे पहले हम सस्ते की बात कर लेते हैं। तो उसमें जो है लेदर से बने हुए शूज हैं वो सस्ते हुए हैं, जो कपड़े हैं वो सस्ते हुए हैं। उसके बाद से जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है वो सस्ते हुए हैं। उसके बाद से जो मोबाइल फोन है वो सस्ते हुए हैं। उसके बाद से आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे भी सरकार का काफी जोर है जिससे कि जो कार्बन इमिशन को कम किया जाए। उसके बाद से है कैंसर मेडिसिन, कैंसर के इलाज के जो मेडिसिन यूज होते हैं उसको भी सरकार ने सस्ता कर दिया है। उसके बाद से आगे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसको भी सरकार ने सस्ता किया है, और एक्सरे मशीन को भी सरकार ने सस्ता किया है। उसके बाद से जो चीजें महंगी हुई हैं वो है सिगरेट, प्लेन से ट्रेवल करना महंगा हो गया है, और प्लास्टिक से बने हुए जो सामान है वो भी काफी महंगे हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है क्योंकि काफी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से काफी ज्यादा प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है। और उसके बाद से जो महंगा हुआ है वो पेट्रोकेमिकल्स। तो ये तो रही आज की बजट से जो मुख्य बातें थी वो। तो अगर आप लोगों को इस जो मैंने आप लोगों को जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन है चैनल को लेके, किसी भी तरह का सजेशन, तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उससे लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं आप लोगों से फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।